आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसे हमने पिछले 4 से 5 दिनों में 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर चलाया कहाँ। हम इस गाड़ी को यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू लेकर गए आपका एमपी में मेजर सिटी जैसे ग्वालियर के बाद इंदौर के बाद सीधे लोनावला, और लोनावला में हमारा 3-4 घंटे का काम था, और उसके बाद सीधे थाने के बाद सूरत के बाद वडोदरा के बाद अहमदाबाद, उदयपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस होते हुए अपने घर। हमने इसे दिल्ली से महाराष्ट्र को कनेक्ट करने वाले दोनों रूटों में चलाया है। पहला जो एमपी वाला है, दूसरा जो गुजरात और राजस्थान से कनेक्ट करते हुए आपका दिल्ली की तरफ आता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि गाड़ी कौन सी है। गाड़ी है इलेक्ट्रिक में है JSW MG की ZS EV। देखो, इससे पहले मैंने इतना लंबा ट्रिप किसी भी ईवी पे नहीं करा है, लगभग 3000 किलोमीटर का। इस ट्रिप में मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और उसके अलावा खर्चा कितना आया, कितनी परेशानी हुई, चार्जर कितने मिले या फिर नहीं मिले, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ के साथ इस गाड़ी के बारे में तो करेंगे। एक ईवी में लॉन्ग ट्रिप करने से पहले आपको काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें भी पड़ी, हमने की भी प्लानिंग। लेकिन हमारे पास एक चैलेंज था, हमें पता नहीं था कि ZS EV हाईवे में एक्चुअल में चलती कितना है। मोटे तौर में तो पता था कि 300 आराम से चल जाएगी, लेकिन जब हेडलाइट ऑन होती है, जब ऑल द टाइम AC ऑन होता है, जब कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगते, रीजनरेशन काम नहीं आता, तब कितनी चलती है। तो हमने क्या करा, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास हमने जो है ब्रेक लगाया चार्जिंग का, और हमने साथ में एक ऑल्टरनेट चार्जिंग स्टेशन भी रखा हुआ था अपनी प्लानिंग में। मान लीजिए जिस चार्जिंग स्टेशन में हम जाने वाले हैं वहाँ पर लाइट ना हो, वो चार्जिंग स्टेशन काम ना कर रहा हो, तो हमारे पास इतना गाड़ी में चार्ज हो कि हम दूसरे अगले चार्जिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच जाएं। हमने एक ऐप का इस्तेमाल करा जिसका नाम है प्लगशेयर ऐप, जिसमें सारे चार्जिंग स्टेशंस का पता चल जाता है। और आप ईवी लेने वाले हैं तो अभी से आप डाउनलोड करके रखिए, थोड़ा सा समझिए उसको। तो हमने सारे चार्जिंग स्टेशन का पता लगा लिया था। उसमें हमने ये पाया, जो हमारा रूट है उसमें लगभग 150 से 200 किलोमीटर में आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो चार्जिंग स्टेशंस थे उनके ऐप हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिए, उसमें पैसा भी डाल दिया। और देखो, ट्रिप की एक्साइटमेंट इतनी थी, हम रात को ही निकल पड़े। तो अभी रात का समय है, 11 से ऊपर, लगभग 11:30 के आसपास हो रखा है टाइम, और हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। हम निकल रहे हैं पुणे की तरफ। पुणे तो हमने जाना है, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है लोनावला। 1400 किलोमीटर के आसपास हमने चलना है। एक चुल थी ईवी के साथ लॉन्ग ड्राइव करने की, वो मुझे लगता है कि इस बार मिट जाएगी। देखो, इस ट्रिप में कुछ गलतियां तो करी थी, जैसे कि रात में निकल जाना। 3-4 बजे के बाद ना नींद आने लगी थी, और सिर्फ चलाने वाला मैं। अच्छी बात ये थी कि जो हमारे प्लान में चार्जिंग स्टेशंस थे वो सारे वर्किंग कंडीशन में थे। और रही बात MP के हाईवे की, वहाँ पर आप ज़्यादा तेज स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रक चलते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है अंधाधुंध। रात का समय था तो हम चार्जिंग के टाइम पे पावर नैप ले रहे थे, गाड़ी का AC चलाकर आराम से लेट रहे थे। दोस्तों, सुबह हो चुकी है, इधर लेफ्ट में सनराइज हो रहा है, और गाड़ी हमारी चल चुकी है 227 किलोमीटर, और 28% बैटरी जो है बाकी है अभी। और BPCL का चार्जर आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चार्ज करेंगे। मैं थोड़ी सी नैप लूँगा और फिर हम आगे की जर्नी करेंगे। और ये हमने लगातार जो है 3 घंटे चलाई थी गाड़ी। बहुत ट्रैफिक था रात में, और एवरेज स्पीड कुछ खास नहीं हो पाई, क्योंकि जो MP वाला एरिया था, ग्वालियर वाला एरिया, वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो ये रहा BPCL का लेफ्ट में। अरे 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 अरे, खतरा बहुत है यहाँ पर। हम चलते जा रहे थे, चार्ज करते जा रहे थे अपनी गाड़ी को। एक बार चार्ज करने में ऑन एन एवरेज 1 घंटे के आसपास लग रहा था। और हमारे अंदर एक ऐसी चुल है, जब तक डेस्टिनेशन में पहुँच ना जाए तब तक चैन की नींद नहीं आती। तो उसके बाद लगातार हमने गाड़ी चलाई। तो अभी हमने महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर लिया है। लगभग रात के 2 या 2:30 बजे से हम MP पे ही चलने में लगे हैं, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। अभी 2 मिनट हुआ है बॉर्डर क्रॉस करे हुए। तो जिस स्टेट में हमको आना था हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अभी भी हमें 274 किलोमीटर चलना है। यहाँ पर हमने स्टे करना है, ये नासिक में हमने स्टे करना है। और काफ़ी खुशी हुई, और ये गाड़ी जो है MH नंबर ही है, तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले 1400 किलोमीटर में हमें पता चल गया था कि ZS EV कितनी रेंज देती है। नाइट ड्राइव करी, हेडलाइट ऑन थी, AC ऑन था, 2 लोग थे गाड़ी के अंदर, मैक्सिमम स्पीड 95 और मैक्सिमम क्या, ज़्यादातर हमने कॉन्स्टेंटली 90-95 में चलाया तो 325 आराम से चल जाती है, जो कि एक अच्छी रेंज है, हेल्दी रेंज है। MP वाले रूट में जो DC फास्ट चार्जर थे ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम जो उनकी चार्जिंग स्पीड थी वो 30 किलोवाट थी। ZS EV कितना सपोर्ट करती है, लगभग 70 के आसपास। अगर 60 किलोवाट वाले होते तो हमारी गाड़ी थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाती, हमारा वहाँ पर टाइम भी बचता, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगभग पूरी ट्रिप में चार्जिंग जो रही होगी 5 से 5.5 घंटे की रही होगी, जिसके अंदर हमारा खाना भी था और सोना भी था इंक्लूड। अच्छी चीज़ पता ही क्या है, वहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल थे, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगाइए और अपना खाना पीना कर लीजिए। अब बात आती है लोनावला पहुँचने के बाद हमारी वापसी की। वापसी में हमने सेम रूट नहीं लिया क्योंकि हमें लगा कि वहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हमने गुजरात राजस्थान वाला रूट डिसाइड करा। थाने तक बहुत जाम था, गुजरात बॉर्डर तक बहुत जाम था, रात का समय था, बहुत ट्रक चल रहे थे और हाईवे भी उतना खाली नहीं था। लेकिन जैसे ही गुजरात शुरू हुआ तो हमने अपनी स्पीड पकड़ ली। और इस हाईवे पे अच्छी चीज़ पता है क्या थी, यहाँ पर 60 किलोवाट वाले चार्जर अवेलेबल थे। हमने मैक्सिमम 60 किलोवाट वाले चार्जर पे चार्ज करा। वहाँ पर जो है चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी, टाइम काफ़ी कम लगा। और एक और चीज़, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गुजरात वाला पार्ट है ना, वहाँ पर भी हमें गाड़ी चलाने का मौका मिला वडोदरा से पहले। तो वडोदरा में हमने लगभग 3 से 4 घंटे का स्टे लिया रिफ्रेशमेंट के लिए और साथ के साथ अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी वहाँ पर। और उसके बाद हम निकले उदयपुर की तरफ और उसके बाद हम गए भीलवाड़ा। अब इतना कॉन्फिडेंस, हम गाड़ी को 300 किलोमीटर चला रहे थे सिंगल चार्ज में, बैटरी बच रही थी 10% 15% और हमें कोई भी डर नहीं लग रहा था, रेंज एंजाइटी नहीं थी। और कॉन्फिडेंस इस लेवल तक बढ़ गया था कि हमने कोई प्लानिंग भी नहीं करी। उसके बाद हमें जब ज़रूरत पड़ रही थी ब्रेक की या फिर हमें लग रहा था कि गाड़ी में चार्ज की ज़रूरत है, हम तब चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहे थे। दौसा के बाद हमने चार्जिंग करी और साथ के साथ पावर नैप ली। उसके बाद हमने पकड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और सीधे हम पहुंचे अपने घर। दोस्तों सुबह के 5:53 हो रहे हैं, मैं घर पहुंच गया हूं और जयपुर में मैंने इसको फुल चार्ज किया था, तो फुल चार्ज करने पे रीसेट हुआ था। तो 241 किलोमीटर चली है जयपुर से यहाँ तक ये, और बैटरी 23% बची हुई है और 78 की जो है आपको रेंज बता रहा है यहाँ पर, और AC ऑल द टाइम ऑन था। और जयपुर से यहाँ तक 6.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये चली थी। अब मैं ओवरऑल ट्रिप आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 2967 किलोमीटर ओवरऑल चली है, यानी 2967, और एवरेज स्पीड इसकी ओवरऑल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की और 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये ओवरऑल चली हुई है। तो देख लीजिए, ये है सारा डाटा ओवरऑल। और ये जो जयपुर वाली ट्रिप थी ना, इसमें अच्छी खासी खींची थी मैंने गाड़ी। खींची इन द सेंस की 100-110 में भी चल रही थी, 100-110 में ही क्रूज कर रही थी ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये ट्रिप कंप्लीट हो गई बिना किसी परेशानी के। और उसके बाद जनरेट हुई दूसरी चुल क्या थी, नेक्सॉन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा चलती है या फिर कितनी कम चलती है। इसको लेकर हम आगे अपने पुराने टेस्टिंग ट्रैक में, जो कि है नोएडा से लेकर उत्तराखंड में रुद्रपुर, तो जहां पर बीच में चार्जिंग स्टेशन पड़ता है लगभग 103 किलोमीटर के आसपास, वहां पर नेक्सॉन पहुंचती है 30% बैटरी में। और ये कितने में पहुंची वो देखो आप। तो आप देख पा रहे हैं मैकडी आ गया और उधर जो है स्टैटिक का चार्जर है। यहाँ पर आप किलोमीटर देख पा रहे होंगे 102.3 और 25% में ये गाड़ी पहुंच गई है। यहाँ पर 75% रिमेनिंग दिखा रहा है और इको मोड में 263% रिमेनिंग है। तो नेक्सॉन EV से थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे किलोमीटर पर किलोवाट आवर इसका 8.3 आ रहा है और 88, 87, कभी 90 की स्पीड में मैं इसको चला रहा था। यहाँ पे 50 किलोवाट की बैटरी है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है और सही रेंज निकाल रही है, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जब मैं रुद्रपुर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। तो भाई साहब, जैसे कि आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, रुद्रपुर में पहुंच चुका हूँ। ये इधर जो है रुद्रपुर का बस स्टेशन है और गाड़ी चली है 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर चलने के बाद जो बैटरी बची है वो है 44%। काफ़ी अच्छी रेंज निकाली है इस गाड़ी ने, मानना पड़ेगा। और गाड़ी चली है 3 घंटा 47 मिनट और जो एवरेज स्पीड है
वो है 59 किलोमीटर पर आवर। अब आप पूछोगे वो जो ट्रिप थी महाराष्ट्र वाली उसमें खर्चा कितना आया इस ईवी पर, तो फिर मैंने अपने सारे ऐप खोले, उसमें मैंने हिस्ट्री चेक करी और जोड़ा तो खर्चा आया 10,220 रुपये, लगभग 2967 किलोमीटर का। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेट करूं तो 3.4 रुपया पर किलोमीटर की इसकी जो है रनिंग कॉस्ट आई। मोटे मोटे तौर पे जो पेट्रोल गाड़ी है उसके कंपैरिजन में अगर मैं उसका 15 का भी एवरेज मान के चलूं तो 50% सेविंग इसने करी है डीसी फास्ट चार्जर के साथ। और ये जो एंटायर ट्रिप है मैंने इको मोड में करी थी। इको मोड में चलती तो अच्छी है गाड़ी नो डाउट, लेकिन जो एसी है उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। इको मोड में एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमारे साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम कभी भी मुंह उठा के चल दे रहे थे, चाहे रात के 12 बज रहे हो या शाम के 4 बज रहे हो। लेकिन फैमिली वगैरह के साथ अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हो ईवी में तो एक दिन में आसानी से 600 से 700 किलोमीटर आप इसमें चल सकते हो ZS EV जैसी गाड़ी पे। और अगर आपको फास्ट चार्जर मिल जाए, फास्ट इन द सेंस 60 किलोवाट का, 70 किलोवाट का, 120 किलोवाट का, वैसे ये 70-75 से तो ऊपर तो सपोर्ट करेगी नहीं, 60 किलोवाट भी आपको मिल जाए तो आपका जो चार्जिंग टाइम है काफ़ी कम हो जाएगा। तो आसानी से 600-700 किलोमीटर कर सकती है एक दिन में। मेरे हिसाब से फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं ZS EV की। कहीं पर भी एक पैसे की दिक्कत इस गाड़ी ने नहीं करी है। लगातार हम इसको चला रहे हैं और डीसी फास्ट चार्जर इसमें घुसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप चार्ज हो रही है। चार्जिंग के टाइम AC चलाकर सो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई ग्लिच नहीं। ऐसा नहीं हुआ गाड़ी की वजह से कि चार्जिंग इसने एक्सेप्ट ना करी हो, हीट हो गई हो, कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलाने के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलती काफ़ी अच्छी। लेकिन इतनी लंबी ट्रिप के दौरान कुछ बातें मेरे को समझ में आई कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। सबसे पहले सनरूफ के बीच में जो कपड़ा होता है वो काफ़ी पतला है, हीट आती है अंदर, और ये सच बात है। दूसरा, इसकी जो राइड है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल तो है लेकिन काफ़ी बाउंसी भी है। अगर अंडुलेशंस हैं रोड में, ख़राब रोड है तो इसमें ऐसे ऐसे अप डाउन मूवमेंट होता है जो कि इस टाइप की गाड़ी में शोभा नहीं देता। सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी भी और इम्प्रूव हो सकती थी। और साथ के साथ जो इसका क्रूज़ कंट्रोल वाला सिस्टम है, मतलब कि जो लीवर है लेफ़्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग के नीचे है, अगर राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग के ऊपर होता तो काफ़ी सहूलियत हो जाती। हम तो देखो गाड़ी चेंज करते रहते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी हमारी जो ज़्यादातर ड्राइव थी वो रात के टाइम पे हुई है। हेडलाइट से कोई भी शिकायत नहीं है, उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा, डिसेंट है। अभी MG ने इसके जो है लोअर वेरिएंट निकाला है जिसकी कीमत काफ़ी सही रखी है। अगर हम कंसिडर करें इसका साइज़, इसमें जो स्पेस मिलता है और जो फीचर्स मिलते हैं उस हिसाब से काफ़ी सही प्राइसिंग है। उसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, अलॉय व्हील मिल जाते हैं और छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सनरूफ हालांकि मिलता नहीं है, अगर ऐसा कपड़ा हो सनरूफ के नीचे तो ना ही हो तो सही है, क्योंकि AC काफ़ी चलाना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। गाड़ी ये 4 मीटर से लंबी है। इसमें जो रियर सीट है उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कह सकते हैं इसको एक प्रॉपर फैमिली कार। इसमें आप अपनी फैमिली को लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और आपका डेली का ऑफिस का काम है, डेली आपको चलानी है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। बैटरी आती है इसमें LFP, जिसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है NMC के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल इस एंटायर ट्रिप में मुझे क्या क्या पता चला, ये गाड़ी कैसी है, जो कि मैंने आपको बताया, बेझिझक बेधड़क चलती है। दूसरी, चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब काफ़ी हेल्दी हो चुका है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। दिल्ली से मैं मुंबई जा सकता हूँ तो आप तो कई धुरंधर हैं जो चलते रहते हो, कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में रनिंग कॉस्ट और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों कम है। घर पर चार्ज कर चलाने में तो कोई खर्चा ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा खर्चे का। और साथ के साथ अगर आप अपने घर में 5 किलोवाट का सोलर सेटअप लगा लेते हैं उसके बाद ये गाड़ी फ्री में चलेगी, आपकी घर पे भी बिजली मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सस्टेनेबल मोबिलिटी आप चाहते हैं तो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं और लोन हर चीज़ के लिए मिल जाता है, चाहे आपका वो सोलर पैनल क्यों ना हो और साथ के साथ आपकी गाड़ी क्यों ना हो। पेट्रोल डीजल गाड़ी लोन पे लेकर आप किस्तें भी दे रहे हैं और पेट्रोल भी भरवा रहे हैं तो खर्चा डबल ही होगा। ऐसी गाड़ी में आपकी सेविंग्स इतनी हो जाएगी, आप जो EMI है वो इसकी बचत से निकाल लेंगे। ये एंटायर वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी जो इतने दूर जाकर आने वाली मेहनत है वो कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक कर देना इस वीडियो को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और हाँ, आपने कभी अपनी EV में इतने लॉन्ग ट्रिप्स करे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना।
ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं।